बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आइल्स रीडिंग टेस्ट और टेस्ट नंबर हमारे पास है 12 और पैसेज है हमारे पास 2। सो जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स। तो जो खेतों वगैरह में जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो खेतों को ख़राब करते हैं, जो फसलों को ख़राब करते हैं, तो उनका बायोलॉजिकली कंट्रोल जो है वो पढ़ेंगे हम आज तो इस पैसेज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। वो हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 26 तक आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास हैं 14 से सबसे पहले 70 तक है। जो 26 तक वो बताए हैं वो पैसेज 2 में बताए हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट आ रहा है वो है चूज़ द करेक्ट लेटर्स फ्रॉम ए बी सी और डी। इसका मतलब है हमारे पास हैं MCQs क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 17 तक। So write the correct letters in the box 14 to 17 on your answer sheet. So आंसर शीट मैंने आपको पहले भी दिखाई है। आइल्स रीडिंग आंसर शीट जिस तरह की ये इस तरह की होती है आइल्स रीडिंग आंसर शीट। तो 13 तक पहले ही हमारे हो चुके हैं पैसेज नंबर 1 में। अब पैसेज नंबर 2 करेंगे हम, तो इसमें है 14 से 17 तक पहले वाले पार्ट में। सो पहले वाला हमारे पास जो क्वेश्चन MCQs है वो ये है द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू। The use of pesticides has contributed to। तो हमने जहाँ पे भी यूज़ होगा पेस्टिसाइड का वो पढ़ना है। तो उसके यूज़ ने हमें क्या दिया है या वो क्या उसकी क्या खदमात हैं। ऑप्शंस हम पढ़ लेंगे। अ चेंज इन द वे इकोलॉजीज आर क्लासिफाइड बाय एग्रो इकोलॉजिस्ट एंड इम्बैलेंस इन मैनी इकोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड, द प्रिवेंशन ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड and increase in the range of ecologies which can be usefully farmed। So अब हम पढ़ेंगे पैसेज नंबर 2 को पढ़ेंगे, उसका पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ेंगे। तो उसमें है द कंटिन्यूस एंड रेकलेस यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। सिंथेटिक केमिकल से मुराद यही होगा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। द कंटिन्यूस एंड रेकलेस यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स which pose a threat to agricultural crops and human health is proving to be counterproductive। So इसका क्या उसकी कंट्रीब्यूशन क्या निकली कि जो पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया तो उससे पेस्ट तो कंट्रोल हो गए, लेकिन उससे खतरा भी पैदा हुआ जो कि खेतों को फसलों को खेत में जो फसल थे उसको भी खतरा हुआ और ह्यूमन हेल्थ और इंसानी सेहत को भी खतरा लाहक हुआ। इज प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। अपार्ट फ्राम एंजेंडरिंग वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ अ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट हाईली लीथल सुपरबग्स। सो ये कंट्रीब्यूशन हमें नजर आ गई है। पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ अ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट हाईली लीथल सुपरबग। तो अगर हम इसमें देखें अ चेंज इन द वे इकोलॉजीज आर क्लासिफाइड बाय एग्रो इकोलॉजिस्ट, नो ये तो नहीं है। एंड इम्बैलेंस इन मैनी इकोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड। तो इम्बैलेंस ये तो है हमारे पास, इम्बैलेंस इन मैनी इकोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड। कैसे? हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ अ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट हाईली लीथल सुपरबग्स। अब इसमें अगर आप पढ़ें अपार्ट फ्रॉम द एंजेंडरिंग वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पेस्टिसाइड्स हैव इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या थे? पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ अ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट हाईली लीथल सुपरबग। तो इसका एक जो खतरा हमें ये भी था कि वो फसलों को ख़राब तबाही कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, और दूसरा इंसानी सेहत को। और उसके अलावा इकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स थे या इम्बैलेंस था या जो उसको फ़र्क को नुकसान पहुंचा रहा था, तो वो भी था जो इकोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये वाली ऑप्शन जो है ये मैच करती है जो हमारे पास पहले पैराग्राफ। थर्ड वाली ऑप्शन है द प्रिवेंशन ऑफ इकोलॉजीज डिजास्टर इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नो, ये भी नहीं है, प्रिवेंशन की वहाँ पे बात ही नहीं है कि उसको कैसे प्रिवेंट किया, कैसे बचाया गया, जो कि इकोलॉजिकल डिजास्टर से जो वहाँ पे जो खतरात लाक हुए थे उनको कैसे बचाया गया, ये तो बताया बात ही नहीं हुई वहाँ पे। एंड इंक्रीज इन द रेंज ऑफ इकोलॉजीज विच कैन बी यूजफुली फॉर्म्ड।
नो, इसकी भी वहाँ पे जिक्र नहीं, इसका भी बात वहाँ पे नहीं की गई। तो जो ऑप्शन बी है ये रिजेंबल करती है जो कि स्टेटमेंट है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एन इम्बैलेंस इन मैनी इकोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड। हैज़ कंट्रीब्यूटेड, अगेन एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट हाईली लीथल सुपरबग्स। तो यही इसका आंसर मिल रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम लिखेंगे आइल्स रीडिंग आंसर शीट पे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज काउंटेड मोर देन 300 एग्रीकल्चरल पेस्ट विच आगे डैश, हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू मोस्ट पेस्टिसाइड्स इन यूज, कैन बी इजीली कंट्रोल्ड थ्रू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, continue to spread disease in a wide range of crops, may be used as part of biocontrol replacement of pesticides। so इसके लिए हम पढ़ेंगे जहां से हमने छोड़ा था पैराग्राफ को। According to a recent study by the Food and Agriculture Organization (FAO), more than 300 species of agricultural pests have developed resistance to a wide range of potent chemicals, are no longer responding to most pesticides in use, can be easily controlled through the use of pesticides, continue to spread disease in a wide range of crops, may be used as part of biocontrol replacement of pesticides। so इसको जब ऑप्शंस को पढ़ी तो हमें ये मिल गया हमारे पास आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 300 स्पीशीज ऑफ द एग्रीकल्चर पेस्ट हैव डेवलप्ड अ रेजिस्टेंस मीन रुकावट कह लें, और यहाँ कह लें कि आगे से कोई मुकाबला, टू अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल्स, नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड आर द डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट, not to be left behind are the disease spreading pests, about 100 species of which have become immune, a variety of insecticides now in use। तो जब हमने पैराग्राफ को पढ़ा तो हमें हमारा आंसर मिल गया, आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू मोस्ट पेस्टिसाइड्स इन यूज। आर नो लॉन्गर का मतलब है कि नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड आर द डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है यही हमारे पास राइट आंसर है। ऑप्शन ए, इसमें था हमारे पास ऑप्शन बी। सो ऑप्शन ए है, और कैन बी इजीली कंट्रोल टू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ये भी यहाँ पे नहीं बात हुई। कंटिन्यू टू स्प्रेड डिजीज इन अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, ये भी वहाँ पे बात नहीं हुई। मे बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ बायोकंट्रोल्स रिप्लेसमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे भी ये बात नहीं हुई। तो हमारे पास जो 15 का आंसर है वो है ए, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे ए को। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका बिगेन टू यूज पेस्टिसाइड्स, कि जो कॉटन फार्मर्स हैं, जो कपास के जो किसान हैं, वो सेंट्रल अमेरिका में उन्होंने पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने लगे। क्या वजह थी? बिकॉज ऑफ एन इंटेंसिव गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन रिस्पॉन्स टू द अपीयरेंस ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ पेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द सीजन्स एंड द क्लाइमेट, टू इंश्योर मोर कॉटन वाज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप। सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, लेकिन अगर हम इसको देखें सेंट्रल अमेरिका में या कॉटन फार्मर्स का वर्ड जहाँ पे आ जाएगा तो वो वहाँ से पढ़ना हमारे लिए इजी होगा। तो पैराग्राफ जो नंबर 3 है, इसमें तो ना तो सेंट्रल अमेरिका का जिक्र है, ना ही इसमें कॉटन फार्मर्स का जिक्र है। तो हम इसको स्किप करेंगे, इस वाले पैराग्राफ को स्किप करेंगे। तो नेक्स्ट वाले को पढ़ेंगे। द हैवोक दैट द ट्रेडमिल्स syndrome can bring about is well illustrated by the happens to cotton farmers in Central America. In the 1940s, the basking in the glory of chemical-based intensive agriculture, the farmer avidly looked to pesticide as a sure measure to boost crop yield। क्यों इस्तेमाल किया? ताकि वो अपनी क्रॉप्स को मज़ीद बढ़ा सकें। टू इंश्योर मोर कॉटन वाज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अगेन वी विल रीड अगेन।
In early 1940s, basking in the glory of chemical-based intensive agriculture means pesticides. The farmers avidly look to pesticides. उन्होंने पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एज अ श्योर, इस यकीन दहानी के लिए, मैयर टू बूस्ट क्रॉप यील्ड्स. The insecticides was applied 8 times a year in the mid 1940s, rising to 28 in a season. The mid 1950s, the following. ये बात irrelevant है. तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. क्योंकि बाकी जो 3 आंसर है, बिकॉज ऑफ एन इंटेंसिव, ना तो गवर्नमेंट की कंपेन की वहाँ पे जिक्र है, इन रिस्पॉन्स टू अपीयरेंस ऑफ अ न्यू वैराइटीज ऑफ पेस्ट, ना तो न्यू वैराइटीज ऑफ पेस्ट का वहाँ पे जिक्र किया गया है. एज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द सीजन एंड क्लाइमेट की बात भी वहाँ पे नहीं हुई. तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का. तो हम डी को लिख देंगे यहाँ पे. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17. बाय द मिड 1960s के दरमियान में कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका फाउंड दैट पेस्टिसाइड्स. 1916 का जहाँ पे जिक्र होगा वहीं को उसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे वहाँ से, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो. तो अब हम देखेंगे इसमें आंसर हमारे पास हैं. वर वाइपिंग आउट 50% ऑफ द पेस्ट प्लेगिंग द क्रॉप्स, were destroying 50% of the crops they were meant to protect, were causing a 50% increase in the number of new pests reported, were costing 50% of the total amount they spent on their crops. So अब हम इसे पढ़ेंगे. 1960s जहाँ पे लिखा होगा ये 1970s है, ये 1960s. By the mid 1960s the situation took an alarming turn with the outbreak of 4 more new pests, necessitating pesticide spraying to such an extent that 50% of the financial outlay on cotton production was accounted for by pesticides. कि 50% जो है उन्होंने अपना फाइनेंशियली लगा दिया था पेस्टिसाइड पर. अगेन पढ़ेंगे. an extent that 50% of the financial outlay on cotton production was accounted for by pesticide. मतलब कि 50% उन्होंने पेस्टिसाइड के लिए यूज़ किया कॉटन की क्रॉप्स पे. वर कॉस्टिंग 50% ऑफ द टोटल अमाउंट दे स्पेंट ऑन देयर क्रॉप्स. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. क्योंकि अगर आप इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा वो पैराग्राफ में जाके ऑप्शन ढूंढना. वर कॉस्टिंग 50% ऑफ द टोटल अमाउंट दे स्पेंट ऑन द क्रॉप्स. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. So D will be written on the IELTS reading answer sheet. मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी MCQs की भी समझ आ चुकी होगी. तो आपको अगर कहीं पे भी डिफ़िकल्टी है IELTS रीडिंग में तो आप पूरे पैसेजेस को देख सकते हैं, और पूरा जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 12 चल रहा है, तो उसको पूरे को देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको कवर अप करने के लिए. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.